स्मार्ट सोशल साइंस क्लास में एक बार पुनः प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। हम 2025 पेपर साल सेट 2 को लेकर के आप लोगों के बीच फिर हाजिर हैं और फिर एक बार फिर नारा लगाइए हमारे साथ जोर से कि विनोद सर ने ठाना है 95% लाना है। विनोद सर ने ठाना है 95% लाना है। प्यारे बच्चों, इसमें 2025 के सेट या बहुत प्री बोर्ड के लिए और आप लोगों की मुख्य परीक्षा जो 18 फरवरी से स्टार्ट है उसके लिए सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इसको जो है आप लोग कई बार वीडियो को देख भी लीजिएगा और इसको जो है कॉपी पर इसको लिख करके आप याद करिएगा और ये आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ पहले बहुविकल्पी प्रश्न। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न के बताने के पहले आप लोगों से इतना मैं कह रहा हूँ कि इसके पूर्व जो प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग अगर देखेंगे तो उसी में सारा ये प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के तौर पे एक बार पुनः मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। उसको आप लोग जो है एक मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि मार्केट में वो मार्कशीट आ गई होगी और आप लोग जो है वो मार्कशीट लेकर के जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है उसको प्रैक्टिस के लिए आप अभ्यास के लिए अभी से उसमें जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे अगर उसका बी विकल्प सही है तो बी वाला गोला करके, सी का दूसरे का सी सही है तो सी वाला गोला करिए। अभी से आप लोग प्रैक्टिस में कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, वो मार में प्रैक्टिस करने के बाद गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो इस ये बे मेरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही इससे सहायता और लाभ मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ कि विकल्प सारा विकल्प नहीं पढ़ूँगा, जो सही विकल्प है उसको मैं पढ़ता जाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कितना से अधिक 18 फरवरी के पूर्व आप लोगों को दे सकूँ, जिससे कि आप लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम में लाभान्वित हों। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इसलिए ये तो हमारे ख़्याल से कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, तो इसलिए इसका सही विकल्प है 1789 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक जो है बिस्मार्क थे। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह जमशेदपुर में, जमशेदपुर टाटा, जो कि कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। प्यारे बच्चों, ये मैप में भी आता है, तो इसलिए ये झारखंड जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, इसलिए इस विकल्प को गोला कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये पूर्व में मैं बता चुका हूँ, जो है ये है 1944 में। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो ये 1929 में आई थी। 1929 वाला विकल्प आप लोग टिक लगा लीजिएगा, वहाँ पे वो मार्कशीट पे गोला कर लीजिएगा। कॉमन लॉ किस देश से संबंधित है? तो कॉमन लॉ जो है ये ब्रिटेन से संबंधित है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा नहीं है, या हिंदी हमारी जो राजभाषा है। काम-काज जो करने की भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। राज्य नहीं, राजभाषा। तो राजभाषा मतलब वो हो गया किसी राज्य की भाषा, लेकिन राजभाषा एक काम करने की एक जो भाषा होती है वो जो है हिंदी है। तो इसलिए हिंदी क्या है? राजभाषा है, राजभाषा। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, ये 1951 में हुई थी और जिस जनसंघ का ही आज एक नया रूप आप लोगों को पार्टी के रूप में मिल रहा है, जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो प्यारे बच्चों, ये है बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, बाकी सबका है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्यारे बच्चों, 2023 में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में नहीं, बल्कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात महिलाओं को 33% की गई थी, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को
33% आरक्षण वहाँ पे विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ पे स्थानीय संस्थाओं में आप टिक लगा दीजिएगा। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किसमें है? स्थानीय संस्थाओं में। निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो इसमें है इनमें से सभी रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। प्यारे बच्चों ये मैं बता चुका हूँ, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा होती है। इसमें कौन-सी है? बैंकिंग वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन-सा अनौपचारिक शाख को नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चों अनौपचारिक और औपचारिक 2 होते हैं। औपचारिक जितने भी बैंक होता है जो कर्ज देता है, तो उसको आरबीआई करती है, लेकिन अनौपचारिक का जो शाख को नियंत्रित करता है वो कर्जदार करता है, जिसको साहूकार भी बोलते हैं। कर्जदार जो कर्ज लेता है साहूकार से। निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो प्यारे बच्चों आयात कर और घरेलू व्यापार का संरक्षण, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोधक है। अवरोधक मतलब बाधा जो पहुँचाते हैं, जो नुकसान पहुँचाते हैं। उपभोक्ताओं के शोषण का एक रूप है, क्या है? मिलावटी वस्तुएँ होती हैं, अनुचित कीमत लेना, कम वज़न तौलना, इनमें से सभी। तो इनमें से सही वाला विकल्प सही है। प्यारे बच्चों इसमें है संपूर्ण उत्तरी मैदान में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो बना है तो इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा है और जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। निम्न में से कौन वन संसाधनों को सिकुड़ने के कारण नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसमें है कि उनके आरक्षित वनों का विस्तार। फिर निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इसमें है कॉफ़ी। प्यारे बच्चों गन्ना इसको भी काट करके बोया जाता है, एक जगह से जैसे रोपाई कर दी जाती है, केला भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर दिया जाता है, धान भी कर दिया जाता है, लेकिन कॉफ़ी नहीं की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज उद्योग है? तो प्यारे बच्चों चीनी उद्योग, पेट्रोल रसायन ये दोनों क्या है? खनिज उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूँ कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये जो है महाराजमार्ग विकास से है। जो महाराजमार्ग जैसे ये एक्सप्रेसवे जितने भी बन रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज उससे ही संबंधित है। तो अब हमारा वर्णनात्मक वन आता है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इसमें वर्णनात्मक वन में पूछा जाता है कि भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। प्यारे बच्चों इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ था और 1918 में समाप्त होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ता है भारत के ऊपर। तो प्यारे बच्चों जानते हैं कि आप लोग जब कभी भी किसी भी देश में युद्ध होता है तो उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिससे आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है और राजनीतिक रूप से नुकसान होता है। तो इसमें आर्थिक रूप से क्या नुकसान होता है? जैसे रक्षा जो होती है, उसमें जब युद्ध लड़ने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ती है। सेना पे क्या होता है? भारी खर्च होता है। जब भारी खर्च होगा, तो उसमें युद्ध के लिए ऋण लेना पड़ेगा। उसका बोझ किससे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा और करों का तो सरकार क्या करेगी? उस पे करों में वृद्धि मत लगा कर देगी, अधिक बढ़ा देगी, सीमा शुल्क भी बढ़ जाएगा, आयकर भी देना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स। इसलिए इसमें क्या है तो किसी वस्तु की कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसलिए इसमें जो है इससे जो है युद्ध से जो है भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसको विस्तृत रूप से इसमें मैंने क्वेश्चन को दिया है और आप लोग एक बार आंसर इसको देख लीजिएगा। इसी तरह का जो मैं बता रहा हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र की इसमें दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में नहीं बल्कि जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहाँ पे आप लोगों को क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व होता है और क्षेत्रीय दल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ-जहाँ क्षेत्र में जैसे जिस राज्य में कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे आपके यहाँ आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का 2 क्षेत्रीय दलों का नाम बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, भारतीय सुहेल देव पार्टी है। तो इस तरह से ये क्या है? क्षेत्रीय दल है और ये क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में जो है लोगों को जागरूक करने, लोगों को विकास के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। इसलिए इनकी जो है क्या चीज़ पृष्ठभूमि होती है, ये हमारे देश में जब
आज़ाद होने के बाद इसमें क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति होती है। इनकी यही आती है कि सामाजिक आर्थिक जो समस्याएँ रहती हैं, उसको राज्य के पिछड़ेपन की वजह से, रोज़गार के अवसर को कमी तथा व्यापक निर्धनता को ये कम करते हैं। ये सब उन लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे अपना-अपना एजेंडा लेकर के जनता के बीच जाते हैं, अपनी भाषाओं में उनको समझाने का प्रयास करते हैं और जनता तक ले उनकी योजनाओं को समझाने में सफल भी होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के द्वारा वो बड़े नेता भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कह सकते हैं वो व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अवहेलना करके एक पार्टी भी बना लेते हैं। तो इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का योगदान क्या होता है? क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये परिस्थितियों के आधार पे समय-समय के साथ इनकी भूमिकाएँ बदलती रहती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी क्षेत्रीय दल केंद्र-राज्य संबंधों को पुनः निर्धारित किए जाने के पक्ष में होते हैं। क्षेत्रीय दल राज्यों के लिए अधिक प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियों को माँग करते हैं कि जिससे वित्तीय शक्तियों से ही क्या होता है, वित्तीय शक्तियों से ही राज्य का विकास होता है। प्रशासनिक शक्तियों प्रशासन के ऊपर दबाव बना कर के भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है और लोगों की जन कल्याणकारी नीतियों को सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उसको लागू किया जा सकता है। समय उसको जो है सकुशल पूर्वक संपन्न कराया जा सकता है, जिससे क्या होता है क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में लोकतंत्र के 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र 2 शब्दों से मिल के बना है, लोक धन तंत्र। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन। ये ऐसा शासन जहाँ जनता का शासन हो। तो प्यारे बच्चों, इसकी सबसे बड़ी विशेषताएँ 3 आप लोगों को बता देता हूँ। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। प्यारे बच्चों, ये जानते हैं कि लोकतंत्र में सबको एक समान, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊँच हो, चाहे नीच हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, सबको एक समान रूप से माना जाता है। ये नहीं कि असमानता का व्यवहार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी होता है और वोट देने की वैल्यू जितनी उसकी है, एक चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसकी भी वोट की वैल्यू उतनी होती है। तो इसका मतलब है कि क्या है? समानता का अधिकार है, बराबर चाहे उसकी भी एक गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे उच्च पद पे हो, उनकी दोनों लोगों की एक समान हो और ऊँच-नीच की भी चाहे किसी प्रकार चाहे लिंग पुरुष, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होता है, बल्कि सभी लोग क्या होते हैं? समानता के अधिकार पे रहते हैं और समानता के रूप में उनको कार्य मिलता है। रंग, जाति, धर्म किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। स्वतंत्रता, सभी को अपनी बात रखने, सबको अपनी बात समाचार पत्रों को संपादन करने और अपने क जो भी समस्याएँ हैं उसको लोगों तक पहुँचाने और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा राजनीतिक या सामाजिक किसी प्रकार का किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लो होता है, सब लोग उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। और इसमें भाईचारा होता है, सब लोग एक भाई-भाई होते हैं, आपस में एक-दूसरे के लोग जो है आपस में मिलते हैं, आपस में एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन निर्वहन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं लोगों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता और लोग जो है जन कल्याणकारी वो योजनाओं को एक साथ क्या करते हैं, उसको निपटाते भी हैं, जिससे क्या करते हैं, लोग जो है लाभान्वित होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, परिवहन क्षेत्र के विकास के देश में विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं? किन्हीं 2 को आप लोग बताइए। तो प्यारे बच्चों परिवहन के विषय में मैं बताता हूँ कि परिवहन क्या होता है कि हमारी कहीं-कहीं कुछ ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे उसी स्थान पे पूरा हो जाती हैं। कहीं-कहीं कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमको जो है दूर जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए जब हम अपने स्थान से दूसरे स्थान को जीवन निर्वाहन करने के दूर जाते हैं, तो हमको परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। हमको परिवहन की 3 तरह के परिवहन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक स्थल मार्ग से, जो सड़क मार्ग से होकर के जाते हैं, एक जल मार्ग से, जो जल के मार्ग से होके जाते हैं, एक जो है वायुयान मार्ग से, जो हवा के माध्यम से हवाई जहाज़ के
पे चढ़ते हैं जो उन आकाश में उड़ करके जाते हैं। तो इसलिए हमको ये 3 परिवहन होते हैं। तीनों परिवहन के लिए आप लोगों को ये दिया गया है, इसलिए आप लोगों को इसमें विस्तृत रूप से मैं बता दिया हूँ और आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इनसे कई लाभ होते हैं, जिसमें क्या होता है संचार के लिए, वस्तुओं के लिए और इसमें क्या होता है कि शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए तमाम ऐसे साधन होते हैं। हम आज जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलाज करा सकते हैं। तो सारी चीज़ों और उनके द्वारा हम समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूप से हम अपने अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्यारे बच्चों अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क के 2 मुख्य पेटिकाओं के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों इसको मैं बताना चाहता हूँ कि लौह अयस्क क्या होते हैं। तो लौह अयस्क आप लोग जानते होंगे कि लौह अयस्क क्या होते हैं कि भारत में लौह अयस्क का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लौह अयस्क जिसमें लोहे का लोहांश की मात्रा होती है उसे लौह अयस्क कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है हमको कि भारत में लौह अयस्क के लिए उच्च कोटि का कौन-सा लौह अयस्क माना जाता है? मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है। भारत जो है लौह अयस्क उत्पादन करने में प्रथम स्थान है, लेकिन लोहा में प्रथम स्थान नहीं है। क्यों लोहा में नहीं है? क्योंकि भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कि लौह अयस्क को लोहा में परिवर्तन कर सके। लेकिन लौह अयस्क उत्पादन करने में भारत अग्रणी है, तो जिसमें 70% लोहांश होता है, वो मैग्नेटाइट होता है, जो सर्वोत्तम प्रकार का होता है। जिसमें 50 से 60% जो है पाया जाता है वो जो है हेमेटाइट कहा जाता है लौह अयस्क औद्योगिक कार्य में लगाया जाता है इसको, जैसे उद्योग धंधों में लगाया जाता है। फिर इसमें जो है आप लोगों को जो इसके पेटियाँ हैं, जो लौह अयस्क के लिए वो हैं ये क्या नाम है उड़ीसा और झारखंड पेटियाँ हैं। देश के उच्च कोट के हेमेटाइट किस्म के कोयले जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं, जो मयूरभंज, केदुझर जिले में जो बादाम पहाड़ खादानों में निकाला जाता है। इसी के निकट स्थित झारखंड में भी सिंहभूम में गुआ तथा नोवामुंडी में हेमाटाइट यास्क का खनन किया जाता है। प्यारे बच्चों इसके साथ ही आप लोगों को जैसे महाराष्ट्र, गोवा पेटी में भी यह जो है राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यहाँ लोहा का उत्तम प्रकार का नहीं बल्कि दक्षता से दोहन किया जाता है। जैसे मार्मोगोवा पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार क्या है और किस प्रकार उपभोक्ताओं को शक्ति प्रदान करता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार 2005 में आया और 15 जून 2005 में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। सूचना का अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि सूचना पाने का अधिकार। आप किसी भी कार्यालय की सूचना कोई आम नागरिक इसको प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए उसको भारत के संविधान में कह सकते हैं कि इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके ये आपको अधिकार दिया गया कि जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्यालय की रिपोर्ट या सूचना जान सकता है, जिससे वहाँ पे जानकारी हासिल करने के बाद नागरिक को सरकारी विभाग में जानकारी लेने के अधिकार उसे प्राप्त है, जिसका उद्देश्य होता है कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना। जिससे क्या होता है सार्वजनिक विभाग में वह किसी प्रकार के कार्यों की जानकारी माँग सकता है, जिसके द्वारा वो जो है सूचना का अनुरोध अगर करता है तो उसको जवाब उस प्राधिकारी को जिसको नामित होता है उसको 30 दिन के अंदर देना होता है। इसलिए यह अधिकार कह सकते हैं कि एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आम नागरिकों के लिए है, जो कि किसी भी अपने कार्य के लिए हम अपनी रिपोर्ट माँग सकते हैं और वो कार्य जो आपका आराम से उसको आसानी से हो जाता है। इसलिए आप ये अधिकार कह सकते हैं कि आज हमारे देश में सबसे अच्छा और सुगम अधिकार माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के प्रमुख कारणों में का व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद क्या होता है? तो इसके विषय में मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रवाद होता है कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं किसी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भावनाएँ होती हैं या प्रेम होता है या लगाव होता है या मेल-मिलाप होता है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन हम जैसा कि हम लोग जानते हैं वियतनाम और दूसरे उपनिवेशिक तरह से भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में के रूप में घनिष्ठ रूप से उत्पन्न होती है या जुड़ जाती है, जिससे भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष की औपनिवेशिक सरकारें क्या होती हैं? ये ऐसी सरकारें होती हैं जो क्या करती हैं आपके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों को कब्जा कर लेती हैं, इसे ही औपनिवेशिक सरकार कहा जाता है। यह सरकार जब एकता को क्या करती हैं? भंग कर देती हैं और भंग करने के बाद लोग जो है इसको क्या है एकजुट होते हैं, एकत्रित होकर के इसको राष्ट्रवाद जब उनके अंदर पैदा हो जाता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जो है राष्ट्रवाद के बाद इनके तमाम तरह के ये कह सकते हैं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और उनमें से इनके लिए राष्ट्रवाद के उदय के लिए 3 कारण प्रमुख रूप से होता है। देश में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं। सामाजिक रूप से जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ होती हैं उसको लोग दूर करते हैं, जिससे क्या होता है अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो लोग एकजुट होते हैं। फिर इसके बाद धार्मिक आंदोलन होता है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। फिर भारत में राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावनाएँ, फिर इसके पश्चिमी शिक्षा पर भारतीयों पर प्रभाव। ये सब होता है जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के लिए मैं बेटा कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्रांस की क्रांति के लिए कि क्या है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्रांस की क्रांति के लिए आप लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये 3-4 कारण हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह कक्षा 9 में दिया गया है विस्तार पूर्वक, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे सामाजिक रूप से फ्रांस का समाज जो 3 स्टेटों से बँटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं प्रथम स्टेट में कौन से आते थे? पादरी वर्ग आता था, दूसरे में क्या आते थे? जमींदार आते थे, तीसरे में क्या आता? छोटे किसान, मज़दूर, व्यापारी ये सब आते थे। तो ये सामाजिक स्थिति उनकी क्या थी? महिलाओं की स्थिति क्या थी? सारी चीज़ें उसमें दी गई है और बुजुर्गा वर्ग कौन था? ये सब क्या करता था? पादरी वर्ग क्या करता था? कर देता था कि नहीं देता था? सारी चीज़ें उसमें मैं बताया गया है और लिखा भी गया है। आप लोग एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए कक्षा 9th का, जिसको आपको बहुत ही सरल, बहुत अच्छा जो है फ्रांस की क्रांति के कारणों को आप लोग लिख सकते हैं और मैं भी इसमें कुछ लिख दिया गया है और आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। फिर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएँ, इसके विषय में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ और कि इसमें संघात्मक व्यवस्था के विषय में, लेकिन एक बार और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघात्मक व्यवस्था को आप लोग जो है एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि संघात्मक व्यवस्था में आप लोगों के में यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को 2 स्तरों की सरकार होती है, केंद्र और राज्य में। केंद्र और राज्य की जहाँ पे सरकारें होती हैं, आप कह सकते हैं शक्तियों का बँटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था के विशेषताएँ निम्नलिखित होती है, फिर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। भारत एक अपवाद है, संघात्मक सरकार में जो है दोहरी नागरिकता होती है, एक देश में होती है, एक उन अपने-अपने राज्यों को नागरिकों को प्राप्त होती है। फिर सरकार के भी 2 स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर इसके बाद सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होती है। विभिन्न स्तरों पे सरकारों का अधिकार देने पे संविधान में वर्णित होता है, जिसमें वो जो है विभिन्न स्तरों पे सरकार उसकी सुरक्षा की गारंटी करती है देती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में उच्च न्यायालय और सेंट्रल में जो है केंद्र में होते हैं उच्चतम न्यायालय। लेकिन उच्चतम न्यायालय ही स का मुख्य माना निर्णायक ही भूमिका मानी जाती है। इसी तरह का जो है इसकी विशेषताएँ होती हैं, सुरक्षा प्रदान करने में भी होता है, मौलिक प्रावधानों में दोनों स्तरों में सरकार की सहमति को बदलने में। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसमें से 2-3 लिखना है, आप लोग को मैं 3, 4, 5 बता दिया हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार भारतीय समाज में इसके हैं? आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों ये सांप्रदायिकता क्या होती है? तो सांप्रदायिकता में ये देखते होंगे कि लोग आपस में क्या करते हैं, झगड़ते हैं, आपस में 2 वर्ग आप सांप्रदायिकता का बीज जो है, आप लोगों को
जो लॉर्ड मिंटो ने 1909 में डाला था, जिसमें जो हिंदू और मुस्लिम बना करके, जिससे कि लोगों के अंदर आज भी सांप्रदायिकता का भाव बना हुआ है। लोग एक-दूसरे को क्या करते हैं, धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं और एक-दूसरे धर्म को राजनीति से जब प्रेरित होकर के जब राजनेता या किसी भी सरकार बनती है, तो वो एक-दूसरे धर्म का विरोध करना शुरू कर देती है, जिससे क्या है सांप्रदायिकता फैल जाती है। तो उसमें क्या होता है, देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरह से नुकसान होता है। इसको आप लोग विस्तृत रूप से इसको लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के कौन-कौन से हैं? भारत में आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों के संरचना से हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है, मैं एक बार आप लोगों को अर्थव्यवस्था के विषय में भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करता है, जिसमें उसकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो उसमें काम करने के लिए जैसे हम खेती करते हैं, इसके लिए प्राथमिक क्षेत्रक हो जाए। कुछ लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक में हो गया। तो कुछ लोग जो है सेवा देते हैं, ये तृतीयक क्षेत्रक में हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें जानना है कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। जो ज़मीन से जो उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे जिस चीज़ की उत्पादन किया जाता है, वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। जब हम उस ज़मीन से उत्पादन करके किसी वस्तु को हम जो है फैक्ट्रियों में विनिर्माण कर दिया जाता है। तो विनिर्माण जब फैक्ट्रियों में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो जो है द्वितीयक क्षेत्रक में चला जाता है। फिर वो वस्तु सेवा के रूप में जब जाती है, सेवा क्षेत्रक में आ जाती है, तो वो क्या होती है कि तृतीयक क्षेत्रक में कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह-सुबह मम्मी-पापा से अपने ब्रेड माँगते होंगे, पापा ब्रेड चाहिए। ब्रेड क्या है? आप बताइए कि ब्रेड क्या है? ब्रेड पहले क्या बना? पहले वो गेहूँ, गेहूँ हुआ, गेहूँ से क्या हुआ, आटा बनता है। आटे को फैक्ट्री में जाता है, तो जब गेहूँ था, उत्पादन हुआ, तो वो किस क्षेत्र में आ गया? प्राथमिक क्षेत्रक में। फिर जब आटे बन करके जब वो फैक्ट्री में चला गया, तो क्या हो गया, वो द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया। जब वो आपको बन करके ब्रेड तैयार होकर के आपको ब्रेड मिलने लगा दुकान पे, तो वो सेवा क्षेत्रक में आ गया। तो इसलिए जो है, और मोबाइल चलाते होंगे, तो मोबाइल क्या देती है? आप लोग रिचार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल क्या देती है? आप पैसा देते हैं, आप लोगों को क्या देती है? मोबाइल सेवा देती है। टीचर पढ़ाता है, वो क्या है? एक सेवा देता है। डॉक्टर्स आपको इलाज पैसा देते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, तो ये क्या है? सेवा है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, सेवा के क्षेत्र जो पाए जाते हैं, वो तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। जो विनिर्माण के एरिया में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्रक में कहलाते हैं। जो उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं, जैसे आपका कृषि है, ये मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आप लोग ये प्रश्न कर लीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक साख क्या है? और भारत में साख के विस्तार को, अनौपचारिक साख की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों पर एक-एक उदाहरण को समझाइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अनौपचारिक साख क्या है? तो अनौपचारिक साख में आप लोगों को इतना मैं बताना चाहता हूँ कि औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक क्या होती है? औपचारिक साख का मतलब ये है कि आप लोग ये समझिए कि जैसे आप कोई वस्तु लेते हैं, तो जैसे ये आपके घर पे कोई कमाई नहीं है, तो अगर आप बैंक वालों से कहते हैं कि बैंक वाला हमको लोन दे दे, तो बैंक वाला कहता नहीं, आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन आपके पास खेत अगर होता है, तो आपकी ज़मीन को एक रख करके, गिरवी रख करके, वो जो है आपको लोन दे देता है। या आप सर्विस के आपके घर में कोई कर रहा है, तो उनकी जो है सर्विस सैलरी देख करके, वो इसका मतलब वो जो बैंक क्या कर रहा है, साख देख रहा है। साख का मतलब ये हो गया कि उनकी कमाई, अर्निंग, या कह सकते आमदनी कितनी हो रही है, उसी हिसाब से बैंक ऋण देता है। तो ये जो बैंक ऋण देता है, इसको औपचारिक ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक ऋण कहते हैं। अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं? जब हम किसी साहूकार से कर्ज लेते हैं, तो उसे अनौपचारिक ऋण कहा जाता है। तो अनौपचारिक ऋण से देखते होंगे कि उसके लिए कोई दर निर्धारित नहीं होती है। ये दर क्या होती है? ऐच्छिक होती है। लेकिन बैंकों की दर क्या होती है? एक निर्धारित होता है, जो समय-समय पे आरबीआई द्वारा जो निर्धारित किया जाता है कि पर्सनल लोन के लिए 10.5, हाउस लोन के लिए 8.7,
या मोटरसाइकिल के लिए 8 या कार के लिए 7.5 कोई एक निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन अनौपचारिक में कोई निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि ये क्या होता है, ये दर ऐच्छिक होती है। इसमें किसी प्रकार का जो है अनुचित विधि से अपने पैसे को वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं होता है। इसमें औपचारिक ऋण की तुलना में ये अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण को लिए ऋण प्राप्तकर्ता को अधिक महँगा पड़ता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये होती है अनौपचारिक जो है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ये जो साख होती है अनौपचारिक, ये है अनौपचारिक साख की आवश्यकताएँ, उसका एक-एक उदाहरण मैंने बता दिया हूँ। भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों आप लोग जो है जानते होंगे अगर वन वन नहीं रहेगा, तो अगर जीवन नहीं रहेगा। जैसे वन है तो जीवन है, तो जैसे बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, तमाम आप लोग जिसे चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, यह उत्तराखंड में गढ़वाल में, चमोली में ये चलाया गया था, जिसमें पेड़ों को संरक्षण के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। उसी क्रम में प्यारे बच्चों ये जो है वन और वन्यजीव दोनों ही मानव जीवन के लिए अति उपयोगी हैं। यदि ये समाप्त हो गए तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए जैव विविधता की परिरक्षा और संरक्षण की दिशा में हमें विशेष योगदान है। भारत में लगभग सभी धर्मों को इनको पवित्र माना गया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक जो है पीपल का पेड़ है जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस कहती है कि जो पवित्रता इसलिए इसको मान लिया जाता है कि यह पेड़ जो है रात-दिन ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए फिर इसके बाद बुद्ध भगवान ने कहा था कि वृक्ष असीम दयालु और उदारपूर्ण जीव है तथा यह अपने सतत पोषण के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। वह अपने जीवन का कार्यफल उदारता से बाँटता है। यह सभी जीवों की रक्षा करता है, यहाँ तक कि अपने संहारक को भी छाया देता है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ काटता है तो उसको भी वो फल खिलाया रहता है, तमाम ऐसी चीज़ें छाया दिया रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दोहा सुनाना चाहता हूँ कि वृक्ष कबहु फल भाखिए, नदी न संचय नीर, परमारथ के आपने साधुन धरा शरीर। तो इसमें आप लोग हैं जानते हैं कि नदी क्या करती है, आप लोगों को पानी पिलाती है, क्या नदी पीती है? नहीं। इसका मतलब दूसरे की सेवा, चाहे वन है, चाहे जल है, ये दूसरे की सेवा करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमको भी इसी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करने का ये ब देता है। प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा यहीं पे एक और क्वेश्चन बचा है, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश के लिए आप क्यों है कृषि प्रधान देश? आप लोगों ने कभी इसको जाना है? भारत कृषि प्रधान देश होने का यही कारण है कि यहाँ मौसम सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात, तीनों तरह की जलवायु पाई जाती है। और तीनों तरह की जलवायु पाने के कारण से यहाँ 3 तरह की जो फसलें के कृषि के प्रकार किए जा सकते हैं। एक होता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल, एक होता है जायद की फसल। प्यारे बच्चों आप लोग इस समय जैसे गेहूँ की बुवाई हुई होगी, सिंचाई भी चल रही, चना, मटर, सरसों, अलसी तमाम ये बोई गई। ये कौन-सी फसल है? ये रबी की फसल है। ये फसल कब बोई गई? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और कब काटी जाएगी ये? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। तो ये कौन-सा ऋतु है? ये शीतकालीन ऋतु है। इसलिए इसे बसंत की फसल में के भी कहते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि रबी की फसल में जो फसल होती है वो गेहूँ, जौ, चना और मटर और स मसूर और सरसों होती है। फिर इसके बाद खरीफ की फसल क्या होती है? ये खरीफ की फसल को मानसून में आप जो देखते होंगे कि ये मौसम में जब बरसात होती है उस समय इसकी जो है बुवाई की जाती है या रोपाई की जाती है और इसके सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान है, मक्का है, सोयाबीन और बाजरा। जायद की फसलें हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुष्क जब गर्मी रहती है उस समय आदमी आपको क्या चाहिए? पानी की शरीर की मात्रा को पूरा करने के लिए जल चाहिए। तो जल आप लोगों को तो पानी उस तरह से पी सकते हैं, लेकिन हमारे प्रकृति ने नेचर ने कुछ फल बनाए हैं, जिसकी वजह से आप लोग उस फलों को खा करके जो है आप अपने शरीर की
पानी की मात्रा को पूर्ति कर सकते हैं। ये फल होते हैं जो जायद में पाए जाते हैं और ये हैं आप लोग जितने भी झाड़ीदार फल होते हैं ये जायद की फसलें होती हैं, जिसमें होता है तरबूज होता है, खीरा होता है, खरबूज होता है, ककड़ी होती है, मूँग होता है, उड़द होती है इत्यादि। ये जो है जायद की फसलें आते हैं। प्यारे बच्चों इसी के साथ ह हमारा ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को हम आप लोगों को एक बार बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोग भारत का मानचित्र बनाइए और उस भारत के मानचित्र पे जो है मैं बता रहा हूँ, उन राज्यों को निर्धारण कर लीजिए और उन राज्यों को निर्धारण करके आप लोग जो है मैं क्वेश्चन का इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। आप लोग वह स्थान जहाँ